ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। तो इस तरह के जो आर्टिकल रहते हैं, एडिटोरियल रहते हैं, उन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। सशक्त बनाई जाए शिक्षक की संस्था। और आज आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, चलिए इसके बारे में बताइए आप लोग। नीचे एक सामान्य जानकारी लिखिए। सभ्य समाज में शिक्षा का महत्व सदा से रहा है। शिक्षित होकर जीने का सलीका आता है और मानवीय संवेदना का भाव विकसित होता है। पशुता से मुक्ति के लिए विद्या पाने की इच्छा की गई और कहा गया है कि विद्या विहीन मनुष्य पशु होता है और विद्या के संस्कार ना हो तो व्यक्ति के आचरण और व्यवहार में पशुता हावी होने लगती है। इसलिए कहा गया है कि अज्ञान दुखदायी होता है और अज्ञानी आदमी को जीवन में तमाम तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ज्ञान पृथ्वी पर सब चीजों से अधिक पवित्र है और उसे पाकर दुखों से छुटकारा मिलता है। उपनिषद कहते हैं, ज्ञान से ही आदमी को मुक्ति मिलती है और ऋते ज्ञानन मुक्ति। और ज्ञान ना केवल सही राह दिखाता है बल्कि गलत राह पर जाने से बचता भी है, बचाता भी है। एक तरह से ज्ञान से मिलने वाली उचित और अनुचित के विचार की शक्ति सही निर्णय लेने में सहायक होती है। क्या होती है? सहायक होती है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि किसी सभ्यता की प्रगति उसकी ज्ञान की पूंजी, नॉलेज कैपिटल से आकी जाती है। ज्ञान, विद्या और शिक्षा को मनुष्य भाव की स्थापना, रक्षा और संवर्धन के लिए भी आवश्यक माना गया है। शिक्षा की पुख्ता व्यवस्था के लिए उसका संस्थागत रूप बनाना अगला कदम था। वाचिक आदान प्रदान के साथ पुस्तकें तैयार होनी शुरू हुई, विद्यालय बने। विद्यालय जाना सब जीवन का हिस्सा बन गया। यह बड़ा कारगर सिद्ध हुआ और शिक्षा की मुख्य धुरी के रूप में गुरु या फिर अध्यापक की भूमिका निर्धारित की गई। गुरु को शिक्षा प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बनाया गया, जो शिक्षा के उद्देश्य, उसकी विषय वस्तु, उसके उपादान आदि को निर्धारित करता था। भारत में प्राचीन गुरुकुलों और गुरुओं की लंबी श्रृंखला रही है। राम के गुरु वशिष्ठ, कृष्ण के संदीपनी और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य प्रसिद्ध पौराणिक चरित्र हैं। देश निर्माण में चाणक्य जैसे गुरुओं की भूमिका का अत्यंत प्राचीन इतिहास है। और भारत में गुरुओं की अटूट परंपरा में अगणित नाम है। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के कुछ प्रमुख नाम है। याज्ञवल्क्य, यास्क, कपिल, कणाद और व्यास, पनिनी, उदयन, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, नागार्जुन, वसुबंधु, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और हेमचंद आदि। इन्होंने, आप देखते हैं कि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में गुरु परंपरा की अमिट छाप छोड़ी, जो अनेकानेक ग्रंथों से भली भांति प्रमाणित हैं। और व्यक्ति की जगह आप देखिए परंपरा प्रमुख रही है। सिख गुरु परंपरा स्वयं में एक अद्भुत उपलब्धि है और गुरुओं की यह परंपरा काल के थपेड़ों के बीच कुछ उतार चढ़ाव के साथ प्रवाहमान रही है और देश काल में बदलाव के साथ उसके रूप भी बदलते रहे। लोक और आध्यात्मिक सब प्रकार के ज्ञान को साधने में गुरु ही सहायक होता है और जीवन उपयोगी ज्ञान के लिए गुरु के निकट प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण था। और गांव और शहरों में भी विद्यालयों की अच्छी व्यवस्था को लेकर अंग्रेजों की आरंभिक रपट विस्मयजनक है और कदाचित इसकी शक्ति को समझकर ही उन्होंने भारतीय शिक्षा की कमर तोड़ने का षड्यंत्र रचा। उन्हें आशातीत सफलता भी मिली। शिक्षा की पश्चात व्यवस्था भारतीय जनों को औपनिवेशिक परिस्थितियों में नई आकर्षक और धन उपार्जन में सहायक दिखी। उसे एक बार जो अपनाया गया तो उसके चंगुल से हम आज तक बाहर नहीं निकल सके और धीरे धीरे अध्यापन की स्थिति दूसरी नौकरियों जैसी होती गई और उसकी गरिमा में ह्रास हुआ। गुरुजनों की भी जाति और वर्ग बनते गए और आप देखते हैं कि उनके आचरण में भी कमजोरियां आती गईं और शिक्षा संस्थाओं के आज कई स्तर हैं और अध्यापकों के वेतन और अन्य सुविधाओं में भी बड़ा फर्क है। कार्य की संस्कृति भी भिन्न है। IIT, IIM आदि संस्थाओं को स्वायत्त ढंग से काम करने का अवसर है। फलतः वहां पर गुणवत्ता का स्तर बना हुआ है, जबकि अन्य विद्यालयी प्रश्नांकित हो रहे हैं। और यह है दुर्भाग्य कि शिक्षकों और सुविधाओं की अनदेखी करते हुए संस्थाएं दनादन खुल रही हैं। फिर भी आज प्रवेश ना पाने वाले छात्र प्रवेश पाने वालों से अधिक हैं और उनमें बहुत से योग्य विद्यार्थी भी है। और निजी क्षेत्र में भी शिक्षा के लिए द्वार खुले और पर सुविधा, स्वायत्तता, गुणवत्ता की दृष्टि से वहां स्थिति असंतोषजनक है और वे महंगे भी हैं। कोचिंग और ट्यूशन की संस्थाओं का जाल भी पसरता जा रहा है और आज उनकी बैसाखी पर ही अकादमिक प्रतियोगिताओं में सफलता का दरोमदार है। विद्यालय के स्तर की शिक्षा डराने वाली हो रही है। शिक्षक प्रशिक्षण के नाम पर अभी हम प्रभावी कदम नहीं उठा सके
और इन सब के पीछे ज्ञान के अतिरिक्त राजनीति, भ्रष्टाचार और अवांछित हस्तक्षेप प्रमुख कारण है। अध्यापन अब रुचि योग्यता का प्रश्न नहीं रहा। अब कोई भी अध्यापक हो सकता है, बशर्ते व्यवस्था में पैठ हो। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ नीतिगत स्तर पर भी लगातार समझौते हो रहे हैं। आज सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि की लगातार गिरावट चिंता का विषय हो रही है, और इस सब के मूल में शिक्षकों की समुचित भागीदारी की कमी है, चाहे वह योग्यता हो, कौशल की कमी के कारण हो, या फिर उनके मन में पल रहे असंतोष के चलते। नौनी हालों यानी समाज के भविष्य को गढ़ते तराशते शिक्षकों के शोषण की बात सर्वविदित है। उनकी स्थिति सुधारने पर सरकारों को वरीयता से विचार करना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता देश की आत्मा के साथ धोखा है। आज शिक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। इंटरनेट की बदौलत ऑनलाइन सीखने की प्रक्रिया गति पकड़ रही है। अब मोबाइल और लैपटॉप संचार, संवाद, लेखन, परीक्षा आदि को नया आयाम दे रहे हैं, और कक्षा में स्मार्ट बोर्ड लग रहे हैं। और यह सब एक तरफा नहीं है। मनुष्य की पकड़ बढ़ने के बाद खुद मनुष्य पर यंत्र की पकड़ भी बढ़ रही है। गुरु शब्द के जो भी अर्थ किए जाते हैं, हमारा ध्यान गुरुता, गंभीर है और श्रेष्ठता जैसे उदात्त भाव के स्रोतों को की ओर ले जाते हैं। गुरु वह होता है जो ज्ञान के अंजन से सिर्फ की आंखें खोल देता है। वह अंधकार दूर कर प्रकाश की ओर ले जाने वाला माध्यम होता है। गुरु यानी शिक्षक अपने आप में एक संस्था है। आज इस संस्था को पुनर्जीवित कर सशक्त बनाने की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है। लेखक पूर्व कुलपति हैं, इनका नाम है गिरीश्वर मिश्र। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। और मैं तो कहता हूं हमेशा शिक्षा हर किसी की आधारभूत जरूरत है। और मैं कहता हूं कि इतनी शिक्षा या तो सस्ती होनी चाहिए कि हर किसी की आसानी से पहुंच हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक, या फिर मैं कहता हूं फ्री होना चाहिए बिल्कुल शिक्षा, क्योंकि कई विकसित देशों में ये देखने को भी मिलती है। और हर किसी से कहता हूं कि आप कोई भी अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, एक इंसानियत की, मानवता की, अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा जरूर दीजिए। और शिक्षक के रूप में हर कोई भूमिका निभाता है, चाहे आप बड़े भाई बहन हो, माता पिता हो, या आप देखिए किसी भी तरह के गुरु हो। तो शिक्षक अभी क्योंकि जिस तरह से शिक्षा दी जा रही, जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, ये बड़ी चिंताजनक भी हो रही हैं। वंशवादी राजनीति खत्म करने का अवसर। तो गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की युवाओं को राजनीति से जोड़ने का पीएम मोदी का स्वागत योग्य है। अभी प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा था ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से एक महत्वपूर्ण बात कही गई थी। उन्होंने आह्वान किया कि गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि के युवा राजनीति से जुड़े। युवाओं से उनका यह आह्वान भविष्य की वह तीसरी तैयारी है जिसमें प्रतिबिंब हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। देश के किसी भी आंदोलन में भारत के युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1951 में विनोबा भावे के मार्गदर्शन में हुए भूदान आंदोलन में देश के युवाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। वह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, और जिसमें विनोबा भावे का यह प्रयास था कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। उनका उद्देश्य यानी जमींदारों द्वारा भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। जब विनोबा भावे ने गांव-गांव घूमकर जमींदारों से अपनी जमीन दान करने का अनुरोध किया तो आंदोलन को गति मिली, और इस आंदोलन में आरएसएस के स्वयंसेवक और उस समय भारतीय जनसंघ से जुड़े आचार्य देवरस और नानाजी देशमुख ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आप देखते हैं कि उन्होंने इसी आंदोलन को जनता के बीच प्रसिद्धि दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। और उनके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी ने भी अपनी युवावस्था में इससे जुड़कर जनता के मध्य उस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में भी युवाओं ने पूरे भक्ति भाव और सामर्थ्य के साथ भारत की सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने का काम किया। वहां भी आडवाणी और अटल जी ने अपने संगठनात्मक कौशल का परिचय दिया था। और जब स्वतंत्र भारत की आत्मा पर तानाशाही का सबसे बड़ा कुठाराघात आपातकाल के रूप में आया, तब जेपी आंदोलन में भी युवाओं ने लोकतंत्र की शक्ति का परिचय देते हुए इंदिरा गांधी के भारत की शक्ति से अवगत कराया। 2011 में बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हो या अन्ना आंदोलन हो, 2014 में निरंकुश हो चुकी सरकार को हटाने में भी युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये सभी इतिहास के बीच झरोखे हैं, जहां देखने पर आपको पता चलेगा कि भारत का युवा हर महत्वपूर्ण काल में भारत की शक्ति बनकर उभरा है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो उससे बदलाव के पीछे भी देश के युवाओं का एक दूरदर्शी नेतृत्व के प्रति विश्वास था, जो आज धरातल पर नजर आ रहा है। अब यही युवा देश की राजनीति का हिस्सा बनेंगे। दुर्भाग्यवश भारत की राजनीति को वंशवाद के जाल से बचाना इतना आसान नहीं रहा। एक लंबी पीढ़ी ने देश की राजनीति में इस वंशवाद को झेला, और समाज सेवा में जीवन खपा देने वाले युवाओं ने भारत की विकास यात्रा के दौरान वंशवाद के अन्याय को अपनी आंखों से देखा।
और उसी अन्याय को दूर कर स्वच्छ राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यह आह्वान स्वागत योग्य है। भाजपा का यह मानना रहा है कि तकनीक और खेल और कला के क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने वाली युवा शक्ति राजनीति में भी सामर्थ्यवान है। युवाओं की इसी सामर्थ्य को प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से समझा। स्टार्टअप इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया तक ये सब वे कार्य हैं जिससे जो सीधे युवाओं से जुड़ते हैं। भारत ने जिस तरह की उपलब्धियां पिछले 10 वर्षों में हासिल की, उनके पीछे भी युवाओं का आधुनिक सोच रहा है और जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने सदैव देश के युवाओं से जुड़ने के प्रयास किए हैं और उन्हें नए अवसरों का वह मंच प्रदान किया है जिससे वे अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया जैसे मंच तैयार किए जहां खेल जगत से जुड़े युवाओं को प्रोत्साहित मिला है और हम बीते ओलंपिक और अभी चल रहे पैरालंपिक खेलों में भी उसके असर को देख सकते हैं। उन्होंने एक अभिभावक के रूप में भी बच्चों को प्रोत्साहित किया है। परीक्षा की कठिनाइयों से जूझ रहे युवा साथियों के लिए परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रम किए हैं। युवा शक्ति के साथ यह जुड़ाव ही उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह जानते हैं कि भारत यदि दुनिया का सबसे युवा देश है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं भी बड़ी होंगी और इनकी पूर्ति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि भारत अपने संसाधनों का सही प्रयोग करे। 1980 में जब से भाजपा राजनीति में एक विकल्प के रूप में सामने आई, तब से ही उसने युवा शक्ति के सामर्थ्य को समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जीवन में इस सोच को आत्मसात किया और इसके महत्व को समझा। यही कारण है कि राजनीति में उन्होंने युवाओं को आगे आने का आह्वान किया। दुर्भाग्यवश देश की राजनीति में पहले जैसे उदाहरण पेश किए गए और वे युवाओं को इस क्षेत्र में आने से रोकते रहे हैं, लेकिन एक सच्चा नेतृत्वकर्ता वही है जो अपने देश की सामर्थ्य और जरूरतों को समझे और समयबद्ध रूप से उस पर निर्णय ले। भारत की युवा शक्ति जिस क्षेत्र में भी गई, उसने भारत के तिरंगे को गौरवान्वित किया है। युवा शक्ति के आत्मबल और कुछ नया करने की महत्वाकांक्षाओं ने हमें अद्भुत नतीजे दिए। अब वही ऊर्जा भारत की राजनीति में भी दिखाई देगी, जहां वंशवादी राजनीति को समाप्त कर एक बेहतर भविष्य का निर्माण होगा। लेखक बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, ये इनका डॉक्टर संजय मयूख, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और देखिए, आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ना ये संगठन। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई थी? 27 सितंबर 1925 में हुई थी। और स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो आज़ादी के दिवस की बात हो रही। 15 अगस्त 1947 में मिली थी ना, तो इसीलिए आप लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा। भारत में गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक शिक्षक दिवस छात्रों तथा अध्यापकों के लिए संकल्प और प्रेरणा का समय है। चरित्र द्वारा संपूर्ण गुणात्मक शक्ति को ग्रहण करने का काल है। शिक्षा से ज्ञान और उद्धार का मार्ग खुलता है। ज्ञान से मोक्ष का द्वार भी मिलता है और इसलिए आप देखेंगे क्रमिक विकास की यह गति केवल शिक्षा से ही संभव हो सकती है। शिक्षा को मानव विकास का शीर्ष साधन मानना चाहिए। शिक्षा घर से आरंभ होकर पाठशाला और विश्वविद्यालय तक पल्लवित होती है। शिक्षक इस विद्या का अधिष्ठाता है और नियामक है। वह अपने शिष्य को लक्ष्य तक पहुंचाने में आप देखते हैं कि अनन्य सहाय हो सकता है। गुरु का महत्व आदिकाल से सनातन धर्म का आधार बना और जिसे युगों तक बुद्धिमानों ने अभिसिंचित किया और शिक्षा की गुरुता को स्वीकार करना समग्र समाज के लिए बेहतर होगा। गुरु के रूप में माता पिता का अनौपचारिक योगदान भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। और विश्व में आप देखिए, विद्या का प्रसार करने के लिए शिक्षा का माध्यम बनाया गया। विद्या ही जीवन की सबसे कठिन साधना है जो ज्ञान का लक्ष्य साधती है। अज्ञान में भटकने वाले मानव पशु के समान है। ज्ञान ही मानव का परम लक्ष्य है और जिससे ईश्वर की प्राप्ति संभव हो सकती है। इस मिलन के अतिरिक्त कोई अन्य उद्देश्य इस शरीर का नहीं है। हमारा जन्म क्यों हुआ और मृत्यु क्यों होगी, यह रहस्य ज्ञान के अधीन है। शिक्षा की इस ज्ञान वृक्ष का बीज है। शिक्षा देश का बल है और संसार का संबल है। विद्या जीवन का संपूर्ण सार है। त्रेता में राम ने मुनि शिष्ट वशिष्ठ के गुरुकुल में विद्या पाई और द्वापर में कृष्ण ने ऋषि संदीपनी के आश्रम में विद्या अर्जन किया। और शिक्षा का तात्पर्य विद्या के लिए मानव मात्रों को सुपात्र बनाता है और विद्या का उद्देश्य ज्ञान अर्जन है और ज्ञान ही ईश्वर सत्य है, शिव है, सुंदर है। यही अमृत पान है, मानवता का अमृत है। बड़ा दिलचस्प कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिए, देखा करिएगा। इस सड़क हादसों पर नियंत्रण। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलने की जो जरूरत जताई, उससे यह समझना कठिन है कि आखिर इससे मार्ग दुर्घटनाएं रोकने में कितनी मदद मिलेगी। यह सही है कि ऐसे स्कूल वाहन चालकों को बेहतर प्रशिक्षण देने में सहायक बन सकते हैं, लेकिन क्या इतने मात्र से सड़क हादसे रोकने में सफलता मिल जाएगी? यह प्रश्न इसलिए है क्योंकि सड़क हादसे केवल इसलिए नहीं होते हैं कि लोग गलत तरीके से वाहन चलाते हैं अथवा यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं। वे इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
शहरी इलाकों को छोड़कर सड़कों पर यातायात पुलिस कठिनाई कठिनाई से ही नजर आती है। इसी का दुष्परिणाम है कि लोग यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं। लोग यह मानकर चलते हैं कि ना तो उन्हें कोई देखने वाला है और ना ही रोकने टोकने वाला है। अपने आप देखते हैं कि अपने देश में वाहन चालकों को अनुशासित होने की जरूरत है, लेकिन यह अनुशासन तब तक कायम नहीं होने वाला जब तक कि यातायात पुलिस की निगरानी और चौकसी नहीं बढ़ती। आखिर आधुनिक तकनीक के इस युग में सीसीटीवी कैमरों के जरिए यातायात की निगरानी और गलत तरीके से वाहन चलाने वालों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती। और अभी तो स्थिति यह है कि लोग यातायात नियमों की अनदेखी कर बीसियों किलोमीटर का सफर तय कर लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रोकता टोकता नहीं है। यह किसी से छिपा नहीं कि अपने देश में राजमार्गों पर भी उल्टी दिशा में वाहन चलाए जाते हैं। इसी तरह खटारा वाहन वर्षों तक चलते रहते हैं और बड़ी संख्या में वाहनों में ओवरलोडिंग होती है, माल की और सवारियों की। और अपने देश में सड़कों पर मनमाने तरीके से जहां तहां पार्किंग करना, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना भी बहुत आम बात है। इसलिए क्योंकि लोगों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सजा का भय नहीं है। भय का यह अभाव ही यातायात संबंधी हर तरह की अनुशासनहीनता का मूल कारण है। यदि सड़क हादसे को सचमुच नियंत्रित करना है तो उनमें होने वाली मौतों को रोकना है तो उनके मूल कारणों की पहचान कर उनका निवारण करना होगा। भारत में वाहनों की संख्या कम होने के बाद भी सड़क हादसों और उनकी घायल और मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। पिछले कुछ समय से बार बार यह रेखांकित किया जा रहा है कि राजमार्गों पर बढ़ते सड़क हादसों का एक बड़ा कारण उनके ब्लैक स्पॉट हैं। इन ब्लैक स्पॉट के राजमार्गों की खराब डिजाइन को जिम्मेदार मानकर उन्हें दूर करने का अभियान तो चलाया गया, लेकिन वह पूरा होने का नाम नहीं ले रहा है। और आप देखिए, ड्राइविंग स्कूल खोलने में हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें संदेह है कि उनसे सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में उल्लेखनीय मदद मिलेगी। अभी आज की ही बात है, मैं बाहर से कहीं से आ रहा था, मैंने देखा कि जो खुली हुई टेम्पो टाइप की रहती है ना, पिकअप जिसे आप लोग बोलते हैं, उसमें आप देखिए आगे सामान रखा हुआ है, बीच में वो फाटक खोल के उस पर बैठे हुए हैं 6-7-8 लोग, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, इतने तेज गति से चल रहा है। आप सोचिए, थोड़ा भी ब्रेकर लगे ना, वो उड़ के पता ना कहाँ चले जाए, सोचिए, और फिर कुछ दुर्घटना होगी, फिर हाहाकार मच जाएगी। ना कोई पुलिस व्यवस्था देख रही है, ना कोई देख रहा है, रोकने वाला है। जनता को राहत तो पंजाब सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित करके अनधिकृत कॉलोनियों में 500 गज तक के प्लॉटों के लिए एनओसी की अनिवार्यता समाप्त कर हजारों लोगों को बड़ी राहत दी है। वैसे तो पहले ही की सरकारों के समय भी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाकर जनता को राहत दी जाती रही, लेकिन वर्तमान सरकार ने कहा कि अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होगी, केवल एनओसी की शर्त खत्म की गई। सरकार के इस फैसले से अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें आधारभूत ढांचे के मामले में खत्म नहीं होने जा रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लॉट को तो वैध हो जाएंगे, लेकिन अन्य सुविधाएं कैसे मिलेंगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कई बार सरकार की ओर से जनता को खुश करने के लिए करने वाले निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन इससे अनियोजित विकास को बढ़ावा भी मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा मानसून के दौरान ही देखा जा सकता है। और थोड़ी सी आप देखिए, वर्षा से ज्यादातर शहरों में इतना पानी भर जा रहा है कि कुछ रास्तों से निकलना मुश्किल है। जब तक आप देखिए योजनागत तरीके से कॉलोनियां नहीं बनेंगी, संबंधित विभागों के अधिकारियों की ओर से दूरदर्शिता नहीं दिखाई जाएगी, तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसे यह देखना चाहिए कि उसकी ओर से जो भी निर्णय लिया जा रहा है उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तत्कालिक तौर पर तो लोगों को राहत मिल जाएगी, लेकिन भविष्य में खामियाजा राज्य की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। तो ये भी बात है। पंजाब को देख लीजिए, ये आप देखिए पंजाब है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी किससे, पाकिस्तान से लगती है। इसकी राज्यों में आप देखिए राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है ना यहाँ। और राज्यपाल की अगर हम लोग बात करें तो गुलाब चंद कटारिया है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 13 सीटें। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। खोने के बाद पाने का सुख, तो बचपन में हम सब एक खेल खेलते थे, खेल का नाम था खो खो। इस खेल में हम सब एक पंक्ति में विपरीत दिशा में चेहरा करके उकड़ू बैठ जाते थे। एक साथी पीछे से आकर हमें खो कहता था, हम दौड़कर दूसरे साथी को छूने की कोशिश करते थे, जिसे हम छू देते वह खेल से बाहर हो जाता। बात खो की हो रही है, और इससे बनने वाले शब्दों में खोना भी है। खोना यानी हमारे पास जो कुछ है उसमें से कुछ हिस्सा हमसे अलग होना, और जिसे अब हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसके खोने का दर्द हमें हमेशा सताते रहता है, एक तरह से सालते रहता है।
इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोता है, जैसे कभी माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, तो कभी कोई शरीर का अंग खो देता है। लेकिन यह भी सच है कि जब भी हम कुछ खोते हैं तो दूसरी ओर हम कुछ पाते भी हैं। वास्तव में खोने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसका आनंद कुछ और ही होता है। मेरे एक साथी हैं जो दुर्घटना में अपनी एक आंख की रोशनी खो बैठे। एक आंख की रोशनी जाने के बाद वे डिप्रेशन में चले गए, धीरे धीरे बेसहज होने लगे, अपना दोपहिया वाहन भी चलाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनका एक कान कुछ अधिक ही संवेदनशील हो गया, पीछे से आने वाले वाहन की सरसराहट को वे आसानी से महसूस करने लगे हैं। पहले एक तरफ से आने वाले वाहनों से अक्सर उनको उनकी टक्कर हो जाती थी, पर धीरे धीरे उन्हें अपने एक कान के अति संवेदनशील होने की जानकारी हुई, तो वे अब कुशलता से दोपहिया वाहन चलाने लगे। यह है खोने के बाद पाने का सुख। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर यदि एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे दूसरे कई दरवाजे भी देता है। हमें स्वयं के साथ दूसरे दरवाजों को देखना चाहिए। कौन सा दरवाजा हमारे लिए उपयुक्त होगा यह भी समझना चाहिए, तभी हम सफलता के द्वार को खोल पाएंगे। सूरदास ने आंखें खोई तो हम कृष्ण पर उत्कृष्ट साहित्य मिला। अरुणिमा ने अपनी पांव खोए तो हमें हिमालय पर चढ़ने का जज्बा मिला। उनके लिए कुछ खोना उनके साथ साथ हमारे लिए भी वरदान बन गया। इसलिए हमें खोने का बहुत गम नहीं करना चाहिए। खोने के बाद हमें जो कुछ भी नया मिल रहा है उसका उपयोग करना सीखना चाहिए। वैसाखी पर चलने वालों के लिए वह एक सहारा ही नहीं बल्कि एक हथियार भी है अपने रक्षा के लिए, जो उन्हें अनजाने में ही मिल गया है। हमें किसी के भी खोने के गम में इतना अधिक शोक नहीं मनाना चाहिए कि उसके बदले में मिलने वाले अनेक अवसरों को हम भुला दें। खोना यानी कुछ नया पाने का एक जरिया है। इस जरिए को हम संभाल कर रखना है। यही जीवन की सच्चाई है। ये टिप्पणियां रहती हैं, देखना हुआ कर तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ मैं एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा, अपने पास रख लिया करिएगा। एआई के युग में शिक्षक की बढ़ती महत्ता। आज देखिए शिक्षक दिवस है तो उसी के बारे में बात हो रहे हैं। और शिक्षक दिवस के बारे में हम लोग सुबह वाली जो न्यूज वाली क्लास आती है ना, उसमें हम लोगों ने बात की हुई है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ आप लोग बताया करिएगा। और जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ तो उसका आंसर जरूर दिया करिएगा। गूगल बाबा का सहारा ले लिया करिएगा, आप लोग किताबों का सहारा लिया करिएगा, लेकिन बताया जरूर करिएगा। वर्तमान युग में किसी भी तथ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त करना छात्रों के लिए अपेक्षाकृत आसान हो गया है। आधुनिक तकनीक ने इसे बहुत सहज बना दिया है, परंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि केवल जानकारियों का होना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानवता के प्रति समग्र दृष्टिकोण रखने के साथ ही ज्ञान के प्रति समर्पण की भावना एवं निरंतर सीखते रहने की प्रवृत्ति प्रमुख है। ऐसे भी जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक इसी प्रकार शैक्षणिक परिवर्तन भी एक सतत प्रक्रिया है। असल में आप देखेंगे कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की सबसे सफल संभाविका है और उसमें वांछित परिवर्तन के बिना समृद्ध, सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। वस्तुतः हमारा देश युवाओं का देश है। युवा ही देश के कर्णधार होते हैं। युवाओं के व्यक्तित्व एवं समग्र विकास के लिए बौद्धिक प्रखरता व नैतिक चेतना बेहद जरूरी है। शिक्षक को तमाम तरह के बंधनों से मुक्त ऐसा रचनात्मक एवं ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए जो विद्यार्थियों की आंतरिक क्षमताओं को निखार कर उनकी उच्च मानसिक योग्यता को नया आयाम दे सके। ऐसे दौर में जब नवाचार का महत्व बढ़ने के साथ तकनीक की गति भी बढ़ रही है, तब परंपरागत नोट्स रटवा कर विद्यार्थियों को अंकों के पीछे दौड़ने का धावक तो बनाया जा सकता है, किंतु उनके भीतर आत्मविश्वास एवं सृजनात्मकता को नहीं जगाया जा सकता है। जीवन की असीम संभावना समस्या और समाधान समझने के लिए गहन विचार शक्ति का होना सब अनिवार्य है। और आमतौर पर आप देखिए कोई भी समाज या फिर देश तरक्की के रास्ते पर तभी आगे बढ़ता है जब वहाँ की शिक्षा गुणवत्ता से परिपूर्ण हो और नवयुवक नैतिक आचरण में पारदर्शी हो। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में केवल गणित और विज्ञान पढ़ाना या फिर कंप्यूटर का उपयोग सिखाना ही शिक्षक का दायित्व नहीं है। शिक्षक का दायित्व है कि छात्र छात्राओं को देश के आमजनों के दुखों, महिलाओं के सम्मान के प्रति संवेदनशील बनाना। हमारी शिक्षा एक ऐसा कर पा रही है क्या? यह किशोर युवकों को अधिक दयालु, अधिक संवेदनशील एवं अधिक उदार बनाने में मदद करेगी? इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। आज इंटरनेट पर सब कुछ सुलभ है, यदि कुछ दुर्लभ है तो वह विद्यार्थी के समग्र व्यक्तित्व विकास की संभावना। इंटरनेट पर क्या उसके लिए उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, इतना विवेक विद्यार्थी के अंदर अपने इनोवेटिव मेथड से एक कर्तव्यनिष्ठ और सदाचारी शिक्षक की जागृत कर सकता है। तमाम शिक्षण संस्थानों का बाजारीकरण हो गया है
और शिक्षा को प्रोफेशनल के तौर पर देखे जाने के कारण वर्तमान दौर को नैतिक मूल्यों और इनोवेटिव आइडियाज के बिखराव का संकट काल माना जा रहा है। लिहाजा इस संक्रमण काल से निपटने में सर्वाधिक प्रभावी शिक्षक वर्ग ही साबित हो सकते हैं। और व्यवहारिक बदलाव का दौर तेजी से आप देखिए बदलती परिवेश में विषय की निपुणता के साथ साथ अपने रुचिपूर्ण टीचिंग मेथड एवं इनोवेशन स्किल्स के माध्यम से विद्यार्थियों की रचना धर्मिता को निखारना शिक्षा का परम कर्तव्य है। असल में संचार क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्तमान युग में विद्यार्थियों को हर एक चीज आसानी से मिल जाती है। प्रौद्योगिकी मनुष्य और उसकी सामाजिक परिवेश को बदलती है। यह प्रभाव हमारे व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार पर परिलक्षित होने लगा है। और असल में हम व्यवहारिक बदलाव के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो स्थायी और परिवर्तनशील सामाजिक प्रभाव पैदा कर भी सकता है और नहीं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उस प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे करते हैं। वस्तुतः स्मार्टफोन और इंटरनेट मीडिया सामाजिक ताने बाने के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होते हैं दिख रहे हैं। पिछले एक दशक में स्मार्टफोन के अस्तित्व में आने के बाद से इसका आप देखते हैं प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य दुष्प्रभावित हो रहा है। और डिजिटल गैजेट्स का एक बड़ा दुष्प्रभाव किशोरों की एकाग्रता पर पड़ा है। जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई का अधिकांश हिस्सा डिजिटल गैजेट्स के माध्यम से संपन्न करते हैं वे केवल सतही तौर पर पढ़ते हैं। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अध्ययनों से पता चलता है कि डिजिटल गैजेट्स के अभ्यस्त छात्रों में मस्तिष्क के हिस्से पूरी तरह से विकसित और सक्रिय नहीं हो पाते हैं। इस कारण से युवा पीढ़ी उपयोगी प्रासंगिक और शोधपरक पाठ्य सामग्री को पढ़ने व समझने की अपनी नैसर्गिक क्षमता खो रही है। एआई से विद्यार्थी तमाम जानकारी मिनटों में हासिल कर सकते हैं, लेकिन सच यह भी है कि एआई तकनीक संस्कार प्रदान नहीं कर सकती है और गूगल के सारे युवा पीढ़ी में पनप रहे असामाजिक व्यवहार पर लगाम नहीं कसी जा सकती है। और आत्मविवेचन, पारस्परिक सहयोग, सौहार्द, बंधुत्व, उदारता, त्याग भावना आदि मूल्यों की जगह तकनीक कदापि नहीं ले सकती। तकनीक कभी भी शिक्षक द्वारा प्रदत्त मानवीय संस्कारों की जगह नहीं ले सकती है, परंतु यह भी सही है कि शिक्षकों के हाथों में तकनीक अपनी उन्नत अवस्था को अवश्य पहुंच सकती है। शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है। शिक्षक एक मूर्तिकार की भांति अनपढ़ पत्थर रूपी विद्यार्थी को तराश कर सुसंस्कारी व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समाज में शिक्षक की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाते हुए अनेक प्रकार के अपराध को भी पनपने से रोका जा सकता है। बस शिक्षकों को अपना धर्म कर्तव्य निभाने की जरूरत है, क्योंकि आजकल आप देखिए जिस तरह से शिक्षा का स्तर गिर रहा है, शिक्षकों का स्तर गिर रहा है, ये चिंता का कारण है। पहले आप देखिए आप लोग माँ बाप से ज्यादा आप देखिए शिक्षक को डरते थे। शैक्षिक दर्शन एवं आध्यात्मिक सिद्धांतों का समन्वय तो हर किसी के जीवन में व्यक्तिगत स्तर पर या फिर सामूहिक स्तर पर ऐसे चढ़ाते हैं जो जीवन में सुधार और बदलाव की मांग करते हैं। ज्ञान ही पिछले कार्यों, परंपराओं तथा दर्शन का पुनर्मूल्यांकन करते हैं और अंततः इससे कई नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। ऐसे ही क्षणों में सामूहिक स्तर पर कुछ ऐसे अनोखे व्यक्तित्व प्रकट होते हैं जो इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। वे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और नवीनीकरण और कायाकल्प और स्वयं को फिर से जानने में मदद करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक, शिक्षक, राजनेता और बहुत अच्छे लेखक थे। शिक्षा सहित प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए निरंतर पाठ्यक्रम में सुधार की वकालत की थी। उन्होंने तत्व मीमांसा जिसके बारे में लोग सोचते थे यह शिक्षित दार्शनिक का क्षेत्र है, उसे सरल अंग्रेजी भाषा में जनता तक पहुंचाया और दिखाया कि दर्शन शास्त्र कोई कठिन चीज नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही सरल तार्किक प्रणाली है जो आप देखिए दृढ़ता पूर्वक व्यक्त होने पर सुंदर दर्शन बन जाती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत में शिक्षा का चेहरा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में जो शिक्षा मॉडल और नीतियां आई वे सभी उनके द्वारा रखी गई नींव पर आधारित हैं और उनके अनुसार शिक्षा मनुष्य निर्माण और आप देखिए तथा समाज निर्माण वाली होनी चाहिए। शिक्षा न केवल तत्व और जानकारी प्राप्त करने के लिए बल्कि ज्ञान और सत्य प्राप्त करने के लिए भी होनी चाहिए। वह आप देखते हैं कि ऐसी शिक्षा के पक्ष में थे जो समाज की सांस्कृतिक रचनाओं को मजबूत करे और समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगति के लिए नए विचार और रास्ते निर्मित करे। जब कोई उनके लिखे हुए को पढ़ेगा तो उसे यह एहसास होगा कि उनका लिखा वर्तमान समय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कितना मेल खाता है। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा उन समस्त शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिनके बारे में उनका मानना था कि वे सामाजिक प्रगति के महत्वपूर्ण घटक हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज का दर्पण होने के साथ साथ छोटे बच्चों की चरित्र और भाग्य तथा समाज के विस्तार का निर्माता भी होता है और शिक्षा पर उनके विचार ऐसे हैं जिनकी देश को
आज भी आवश्यकता है और ये तथ्य कि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं से मेल खाते हैं और उनके दर्शन को भविष्य की शिक्षा के दर्शन के लिए एक संभावित प्रस्तुता बनाते हैं। राधाकृष्णन का दार्शनिक लेखन लाखों लोगों के लिए बेहद मूल्यवान और चूंकि उन्होंने सबसे अस्पष्ट अवधारणाओं को समझाने के लिए सरल भाषा का उपयोग किया, इसलिए आप देखिए उनका लेखन कई पीढ़ियों के लोगों के बीच लोकप्रिय है। सरल लेखन के माध्यम से राधाकृष्णन ने भारतीय और पश्चिमी दोनों दर्शनों के संपूर्ण स्वरूप को जनता तक पहुंचाया। वह पश्चिम और सभी वर्णक्रमों में बेहद लोकप्रिय थे। राधाकृष्णन को भारतीय विचारों के आधिकारिक और समकालीन समाज में पूर्वी संस्थाओं की भूमिका के प्रेरक व्याख्याकार के रूप में देखा जाता था। और आप देखिए सामाजिक संस्थाओं पर उनके विचारों, उनके शैक्षणिक दर्शन एवं भारत के आध्यात्मिक सिद्धांतों की उनकी व्याख्याओं आदि के लिए राधाकृष्णन की आलोचना भी हुई। और किंतु कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता है कि वह एकीकरण करने वाले थे, न कि विभाजक। उनका लेखन एकता, शांति, लोकतंत्र, सभी के लिए शिक्षा आदि को प्रस्तुत करता है और तथा यह बिल्कुल उपयुक्त भी है कि भारत हर वर्ष उनके जन्म को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर उन्हें याद करता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, आज शिक्षक दिवस के बारे में ज्यादा बातें हो रही हैं। शिक्षक दिवस है ना। बाकी ये सब आर्टिकल जो काम के नहीं रहते हैं, राजनीति से जुड़े रहते हैं, उन्हें पढ़ना होगा अगर तो पढ़ सकते हैं। निर्धन हो गए, निर्बल मत बनो, ये हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। कल में हम लोगों ने बात भी की थी कि अब क्या हुआ कि यहाँ फ्री की रेवड़ी देने की बातें हो रही थी ना, उस पर अंकुश लगाने की बातें हो रही हैं, कुछ योजनाओं को वापस करने की बातें हो रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे, हमारी सरकार आई है तो ये हम देंगे। तो उससे आप देखें राज्य सरकारों पर बोझ भी बढ़ रहा है कर्ज का। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पार्ट है। ये आपका एक जनसत्ता का आर्टिकल भी बड़ा अच्छा लिखा जाता है, शिक्षण संस्कृति के उन्नयन का सवाल, इसे भी देख लीजिए। अब हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आ चुकी है ना। प्राचीन काल से ऋषियों, गुरुओं, विद्वानों के प्रति शिष्यों और समाज द्वारा अपने ढंग से कृतज्ञता ज्ञापित करने की परंपरा रही है। शिष्यों में अपने गुरुओं जैसा बनने की कामना गुरु शिष्य परंपरा का केंद्रीय भाव रहा है। मगर जैसे जैसे समाज बदला, उसकी परछाई शैक्षिक संस्थाओं में दिखने लगी। देश में उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ, नामांकन बढ़ा और निजी और सरकारी नए संस्थान खोले, नए पाठ्यक्रम बन रहे और महाविद्यालयों नियमित शिक्षक, संविदा और शिक्षक, अतिथि शिक्षक, आवश्यकता आधारित शिक्षक और स्वामित्व पोषित योजना वाले शिक्षक आदि कार्यरत हैं। और अलग अलग तरह के शिक्षक, अलग अलग तरह के संस्थान 21वीं शताब्दी के लिए छात्रों को तैयार कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2035 तक देश की उच्च शिक्षा में वर्तमान नामांकन दर लगभग दुगनी हो जाए। मगर उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के साथ यह याद रखना जरूरी होगा कि समय के प्रभाव में उच्च शिक्षण संस्थानों की भूमिका क्या होगी। और वैसे तो जब भी कोई विश्वविद्यालय बनता है तो उसका उद्देश्य ज्ञान का सृजन, संरक्षण और विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान का प्रसार करना बताया जाता है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना के पीछे समाज की मंशा होती है और विश्वविद्यालयों से निकले बौद्धिक और दक्ष लोग समाज के हित में कार्य करते हैं। और मगर बड़ी संख्या में उच्च शिक्षण संस्थान अपने शिक्षण की गुणवत्ता और पाठ्यक्रमों की प्रासंगिकता को लेकर जूझ रहे हैं। कई राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों का अभाव है और मौजूदा आप देखते हैं कि शिक्षक कार्य की अधिकता के चलते आप देखेंगे कि छात्रों को पर्याप्त समय मार्गदर्शन नहीं दे पाते और छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षकों को शिक्षण संस्थानों के बीच भाषाई और गुणवत्ता की असमानता का बोध होता रहता है। कई राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान बजट की कमी, अपर्याप्त संसाधनों, शिक्षकों की कमी, खस्ता हाल पुस्तकालयों, प्रयोगशाला जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं। और विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के कुलपतियों, आचार्यों और छात्रों के बीच परस्पर संवाद का अभाव है। और इस बढ़ते अविश्वास का क्या कारण है? क्या धीरे धीरे पिछले 3-4 दशक में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों के परिसरों में पुलिस से लेकर सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति बढ़ती गई और शिक्षण संस्थानों का सुचारू संचालन किसी भी समाज में शांति व्यवस्था का सूचकांक होता है। लेकिन अगर शिक्षक समुदाय के बीच ही परस्पर विश्वास बढ़ रहा है तो हमें शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे? सवाल यह भी है कि क्या केवल छात्रों के नैतिक स्तर में गिरावट आई है या फिर आप देखते हैं कि शिक्षक कुलपति की छवि तक भी यह आंच पहुंची है। आज आप देखते हैं कि विश्वविद्यालयों का समाज और उद्योगों के साथ निकट का संबंध होना संस्थानों को जीवंत बनाए रखने के लिए जरूरी है। छात्रों के लिए रोजगार परक कौशल और विश्वविद्यालयों की कुछ डिग्रियों की उपयोगिता उद्योगों के सहयोग से बढ़ाई जा सकती है। मगर इस
मामले में अनेक विश्वविद्यालय पहल करने में संकोच करते हैं। अक्सर छात्र स्ववित्त पोषित या फिर किसी अन्य योजना के तहत चल रहे पाठ्यक्रम में इसलिए प्रवेश लेते हैं कि उनको विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के दक्ष शिक्षक पढ़ाएंगे और उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मगर क्या क्या विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय प्रवेश से पूर्व छात्रों को यह भी सूचित करते हैं कि अमुक पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए हमारे पास एक शिक्षक आप देखते हैं है या संविदा पर रखे गए शिक्षक हैं। और दुनिया में आप देखते हैं कि दुनिया के प्रमुख शिक्षण संस्थान कोई कम या फिर अधिक अवधि का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं तो वे विज्ञापन के साथ उस पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाले मुख्य शिक्षकों का संक्षिप्त परिचय भी देते हैं, और जिससे फीस देने वालों को अपने चुने हुए पाठ्यक्रमों की महत्ता और पैसे की कीमत का भान हो सके। क्या यह परिपाटी अन्य संस्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक नहीं होगी? और एक विश्वविद्यालय के शिक्षक कहते हैं कि विश्वविद्यालय के शिक्षकों को यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि किसी भी कौशल आधारित पाठ्यक्रम को संस्थान के लोग मिलकर तैयार तो कर सकते हैं, लेकिन वह सर्वश्रेष्ठ और प्रासंगिक पाठ्यक्रम तभी होगा जब उस विशेष उद्योग के लोग उस पाठ्यक्रम को बनाने में मार्गदर्शन करेंगे। शिक्षकों को यह बात कह देनी चाहिए कि वे सभी विषयों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते। आज शिक्षा जगत पर सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने और एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का भी दबाव है, और यह परिसर के बाहर दूसरों के समन्वय से ही हो सकता है। एक चिंता संस्थानों के बीच संसाधनों को लेकर बढ़ रही है तो दूरी की भी है। अभी देश के जो संस्थान रैंकिंग की दौड़ में आगे खड़े दिख रहे हैं वे अगले वर्ष भी अगली कतार में ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास संसाधन है, शिक्षक है, भवन है, बजट है और अधिकाधिक शोध कार्य और आप देखिए कार्यों का पेटेंट है। मगर क्या 5 साल के रैंकिंग की सूची में नीचे खड़े संस्थानों के लिए आर्थिक अकादमिक सहयोग का प्रावधान नहीं किया जा सकता है और उनकी कमियों को दूर किया जा सके और उन्हें भी अग्रिम पंक्ति में जगह मिल जाए? अगर पिछली कतार के संस्थानों के लिए विशेष प्रबंधन नहीं हो सकता तो आप देखेंगे कि ऐसे संस्थानों को चलने देने से क्या लक्ष्य हासिल होगा, और या फिर आप देखेंगे फिर हम फिर से एक डिग्रीधारी तैयार करेंगे और जिनकी शैक्षणिक योग्यता का बाजार कोई मूल्य नहीं देने को तैयार है। और क्या विश्वविद्यालय या फिर महाविद्यालय प्रायोगिक तौर पर छात्रों की यह छूट दे सकते हैं 1-2 महीने में अगर किसी छात्र को कोई पाठ्यक्रम अप्रासंगिक और शिक्षण में गुणवत्ता की कमी लगे तो वह अपनी फीस वापस ले सकता है। और अगर आज उच्च शिक्षा में इस तरह के प्रयोग होने लगे तो कक्षा के भीतर अन्वेषण कुशलता और रोजगारोन्मुखता को बढ़ावा मिलेगा, और शिक्षकों को विश्वविद्यालय की कार्य संस्कृति को भी बदलना होगा, और जहां छात्र सिर्फ डिग्री लेने नहीं आता बल्कि ज्ञान के साथ निर्भीक होकर अज्ञानता से मुक्ति की राह पर चलता रहता है। कोई शिक्षक छात्रों को अपने व्यवहार आचार विचार से कैसे नैतिक बल और कौशल देता है, इसी पर शिक्षक की प्रासंगिकता टिकी होती है। और किसी शिक्षक का छात्रों के लिए आदर्श होना इस बात पर भी निर्भर करता है कि शिक्षक का जीवन किन नैतिक मूल्यों से युक्त है, वह कितनी सादगी और सत्यता से परिपूर्ण है। इसी आदर्श चरित्र की खोज शिक्षक भी अपने आप देखते हैं कि वरिष्ठ सहकर्मियों और कुलपतियों के व्यक्तित्व में करते हैं। शिक्षक दिवस उत्सव मनाने के साथ शिक्षा में नैतिक मूल्यों और बौद्धिक साहस को प्रोत्साहित करने का भी अवसर है। हमारे शिक्षक छात्रों के लिए और कुलपति आचार्य शिक्षकों के लिए अपने व्यवहार और ज्ञान पुंज से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं, हमारे युवा उन्हीं पद चिन्हों के सहारे आगे का सफर तय करते हैं। क्या करते हैं? सफर तय करते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। ठीक है, ईमानदारी से पढ़िए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।